तब चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज ज्योग्राफी का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज्योग्राफी का अपना जो टॉपिक है आज वो है हमारी बदलती पृथ्वी, आवर चेंजिंग अर्थ। जो पृथ्वी हमारी बदल रही है उस टॉपिक को आज हम आपको कराएंगे। टॉपिक इतना लाजवाब है, हर बार यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न आपको यहाँ पे हर बार देखने को मिलता ही मिलता है। राइट, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आखिरकार हमारी पृथ्वी बदल कैसे रही है, पृथ्वी बदल कैसे रही है। मैंने कल की जो क्लास थी आपकी, उस कल की क्लास में आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो पृथ्वी के अंदर में हमने पृथ्वी की 3 लेयर के बारे में डिस्कस किया था। हमने पृथ्वी की 3 लेयर के बारे में आपसे डिस्कस किया था और जो 3 लेयर के बारे में डिस्कस किया था हमने आपको बताया था कि पहली जो परत है उसको हमने नाम दिया था क्रस्ट, दूसरी परत को हमने नाम दिया था मेंटल, तीसरी परत को हमने नाम दिया था क्रोड, या इसी को हम लोग अंतरतम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरतम भी कह देते हैं। और जो मेंटल है उसको हम लोग प्रावार कह देते हैं, प्रावार या प्रवार कह देते हैं। क्रस्ट को हम लोग भूपर्पटी कह देते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। तो ये टॉपिक हमने कल आपको पढ़ा दिया था। अब जिस तरीके से पृथ्वी बदल रही है उस चीज के बारे में हमको यहाँ पे समझना होगा। चलिए, तो सबसे पहली बात हमने आपको पहले कहा था कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो पृथ्वी के अंदर की जो चीजें हैं, पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है, उस संरचना में मैंने आपको बताया था एक चीज कि भाई पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी प्लेटों से बनी हुई है। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, जो हमारा जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट महाद्वीपीय भाग में तो 35 किलोमीटर की गहराई पर है। मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न शीट में बना भी है, ध्यान रखना भी है। मैंने आपको बताया था महासागरीय भाग में यह क्रस्ट जो है वो 5 किलोमीटर की गहराई पर है। तो अगर ये महाद्वीपीय और महासागरीय जो हिस्सा है वो किस पे टिका हुआ है? वो प्लेटों पर आधारित है। किस पे भी? प्लेटों पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? प्लेटों पर टिका हुआ है। और अगर प्लेटों पर टिका हुआ है तो ये प्लेट है क्या? ये प्लेट है क्या? तो ध्यान रखना भैया कि पृथ्वी के जो अंदर का हिस्सा है, क्रस्ट का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा मेंटल का, क्रस्ट का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा किसका? मेंटल का, प्लेटों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्लेटों से। प्लेट क्या है समझिए। भूपर्पटी यानी क्रस्ट में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। तो सिंपल सी बात आप ऐसे समझिए, जैसे हमने कहा कि ये मेरे हाथ में मोबाइल है और मेरे हाथ में मोबाइल है और इस मोबाइल पर मैंने कहा कि यहां पर मैंने ये पानी का गिलास ऐसे रख दिया। अब पानी का ये गिलास ऐसे ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है। तो वास्तव में पानी का गिलास मूवमेंट नहीं हो रहा। मूवमेंट क्या हो रहा है? नीचे का मोबाइल मूवमेंट हो रहा है। तो नीचे का अगर मोबाइल मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब ऊपर का गिलास भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन है ना। तो समझ रहे हो? तो इसी तरीके से ऐसी 7 प्लेटें हैं। ऐसी क्या हो जाएंगी? 7 बड़ी प्लेटें मानी गई हैं और कई सौ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। तो सिंपल सी बात क्या है भैया कि भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी असमान आकार की प्लेटें होती हैं। इस बात को ध्यान रखना भी है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो हमारा स्थल मंडल है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, जो हमारा लिथोस्फीयर है वह अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, लिथोस्फीयर वाली प्लेट कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं भैया? लिथोस्फीयर वाली प्लेटें कहते हैं। ध्यान रखना भैया, ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही, मतलब बहुत कम, ऐसा नहीं कि धूम धड़ाका हो रखा है, नहीं। प्लेटें हमेशा गतिमान होती हैं, एक दूसरे से इधर उधर मूवमेंट करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, लेकिन उनकी गति बहुत कम होती है। ध्यान रखना, उनकी गति कैसे होती है? बहुत कम होती है। ध्यान रखना भैया, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये प्लेटें गति कैसे करती हैं? तो प्लेटें गति करती हैं, मैंने आपसे कहा भैया कि यहां पर हमारा ये स्थल मंडलीय प्लेटें हैं। इस तरीके से मान लेते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर क्या है? यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है। क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे मैग्मा चैम्बर हो जाएगा। तो मैग्मा चैम्बर यहाँ पर हो जाएगा। तो मैग्मा में क्या होता है? मैग्मा का टेम्परेचर नॉर्मल होता है कम से कम 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक। तो किसी भी गर्म तरल में हमेशा संवहनीय धाराएं चलती हैं। क्या चलती हैं भैया? संवहनीय धाराएं चलती हैं। जैसे आप अगर एक बर्तन में
जैसे मान लेते हैं कि आप गैस चूल्हे पे अगर बात कर लें भैया, तो गैस चूल्हे पे अगर आपने कोई बर्तन रख दिया और उस बर्तन को आपने यहाँ पे पानी आप उस पर गर्म कर रहे हो किसी बर्तन में, उसको नीचे से आपने आग लगा रखी है, तो आप देखोगे कि जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें पानी में क्या हो जाता है, पानी होने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा। और जब ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी जब इसका उबालने वाला बिंदु आ जाएगा, तो उसके बाद आप देखोगे लगातार ठंडा पानी नीचे आता है, गर्म होकर के ऊपर जाता है, इस तरीके से होगा। तो कुछ देर के बाद आप देखोगे इसमें वाष्प आ जाती है, इसमें वाष्प या इसमें भाप इतनी बन जाती है कि ये प्लेटें आपने देखे होंगे बर्तन के ऊपर से दर 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 ये होने लग जाती है ना, दर दर ये होने लग जाती है। और अगर ये होने लग जाती है तो सेम ऐसी होता है। तो यहां पर इस गर्म द्रव में क्या होती है, यहाँ पे कॉन्वेक्शनल करंट चलने लग जाती है। क्या चलने लग जाती है, कॉन्वेक्शनल करंट, कॉन्वेक्शनल करंट चलने लग जाती है। और जो कॉन्वेक्शनल करंट है इनको हिंदी में हम कहते हैं संवहनीय धाराएं। तो संवहनीय धाराएं चल जाती हैं। इन संवहनीय धाराएं जो चलती हैं, इन संवहनीय धाराओं की वजह से क्या हो जाता है भैया, प्लेटों में गति होती है। क्या होती है, प्लेटों में गति होती है। तो सिंपल सी बात, प्लेटों में गति किसके कारण होती है, तो प्लेटों में गति होती है मैग्मा में गति के कारण प्लेटों में गति होती है। और इन्हीं प्लेटों में गति होती है, जैसे मान लेते हैं एक प्लेट इधर साइड गई, एक प्लेट इधर साइड गई, बीच में स्पेस हो गया, तो स्पेस के कारण ये मैग्मा क्या हो जाएगा, धरती से बाहर आ जाएगा। धरती से बाहर आ जाएगा प्रेशर के तहत, तो तभी ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। इस तरीके से चीजें होती रहती हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मे में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखना। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, एक सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। और घूमने का कारण क्या, घूमने का कारण है संवहनीय धाराएं, कॉन्वेक्शनल करंट, वो उसका कारण हो जाएगा। बात क्लियर भैया। तो हम कह रहे हैं कि भैया हमारी बदलती हुई पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी बदल कैसे रही है, हमारी पृथ्वी बदल कैसे रही है, तो पृथ्वी को बदलने का कारण है हमारा इस तरीके से। अब जैसे मान के चलते हैं भैया, प्लेटों में गति के कारण ही नई नई चीजें होती हैं। जैसे हमने कहा, ध्यान रखना भैया, दो प्लेटें थी, एक प्लेट थी जिसको हम कहते हैं भैया यूरेशियन प्लेट, एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, यूरेशियन प्लेट। एक थी जिसको हम कहते हैं भैया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो एक तो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक थी, ध्यान रखना भैया, जिसको हम कह रहे हैं, ध्यान रखना भैया, आपकी यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से क्या बना हुआ है, इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत बना हुआ है। क्या बना है, हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। तभी तो कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ऊंचाई लगातार बढ़ने का मतलब कुछ सेंटीमीटर साल के हिसाब से बढ़ती है। हिमालय का सबसे ऊंचा पॉइंट है 8,848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट। इसीलिए तो कहते हैं कि हाइट बढ़ रही है, इसीलिए इसको 8,850 मीटर कहा गया है। 8,850 मीटर इसको कहा गया है। क्यों कहा गया भैया, क्योंकि लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो ऐसे ही इन प्लेटों के टकराने से क्या हुआ भैया, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसे ही कई जगह पर जो है प्लेटें टकराती हैं तो कोई चीज बनती है, ध्यान रखना भैया, कोई चीज सृजन होता है किसी चीज का क्या होता है भैया, जो है डिस्ट्रक्शन होता है, किसी चीज का विनाश भी होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात। तो बात क्लियर है भैया। तो प्लेटों के आपस में टकराने से बहुत ज्यादा चीजों का निर्माण भी होता है। प्लेटें हैं क्या, तो जो स्थल मंडल का अपना जो हिस्सा है, जो भूपरपट्टी का अपना हिस्सा है, वो भूपरपट्टी का हिस्सा अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटों में विभाजित है। प्लेटें वह हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। तो जिस संरचना पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं उसको हम लोग प्लेटें कहते हैं, ठीक है। अब आपके पेपर में इतना ही आपको पढ़ना है, सीटेट लेवल पे इतना ही पूछा जाता है। प्लेटों में गति होती है, जी हाँ, प्लेटों में गति होती है। कुछ वर्ष में कुछ मिलीमीटर के आसपास ही गति होती है, ध्यान रखना भैया। और प्लेटें कई रूपों में पाई जाती हैं, ध्यान रखना। पृथ्वी के अंदर जो प्लेटों में गति होती है वो मैग्मा में होने वाली गति के कारण होती है। और मैग्मा में जो गति है, मैग्मा जो एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, एक सर्कुलर रूप में घूमता रहता है। और मैग्मा में गति का कारण है उसके तापमान के चलते उसमें जो कॉन्वेक्शनल करंट है, उसमें संवहनीय धारा है, उनके द्वारा होता है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है। ये छोटी सी बात आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये छोटी सी बात आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं। अब हम इसको चलेंगे, ध्यान रखना भी है। तो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है भैया, परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं भैया, परिवर्तन होते हैं। इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। अच्छी बात है भैया।
पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं ना, जो भाई पृथ्वी में जो गति हो रही है उनको दो तरीके से कहते हैं। एक तो हम कहते हैं अंतर्जनित बल जिनको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और एक होते हैं, ध्यान रखना भैया, जो बहिर्जनित बल है जिनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्या कहते हैं भैया? एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, ध्यान रखना भैया, और एक क्या होते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना भैया कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ध्यान रखना, और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हो जाएंगे, समझिए। यानी एंडोजेनिक अंतर्जनित बल, अंतर्जनित बल ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस ऐसे बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखना भैया। अंतर्जनित बल जो है, अंतर्जनित कभी आकाश में गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकाश में गति उत्पन्न करते हैं, कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होती है भैया? अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की सतह पर क्या होती है भैया? अत्यधिक हानि होती है। इस बात को ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ठीक है, तो इन चीजों को आपको बेसिक चीजों को आपको यहां पर समझना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, ध्यान रखना। अब जैसे अंतर्जनित बल जो है, ध्यान रखना भैया, पृथ्वी की जो गतियों के लिए जो जिम्मेदार है भाई, पृथ्वी की गतियों के लिए जिम्मेदार जो बल है, ध्यान रखना, वो बल जो है आपके सामने, उन बलों को अगर हम यहां पर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना भैया, तो जैसे नंबर एक हमने क्या कहा? अंतर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल में दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो है आकस्मिक बल और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं पटल विरूपण बल। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आकस्मिक बल के कारण भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो जाना। पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल आ जाते हैं। बहिर्जात बलों में अपरदन के बारे में, निक्षेपण हो जाएगा जो बहती हुई नदी के द्वारा हो सकता है, पवन के द्वारा हो सकता है, समुद्री तरंगों के द्वारा हो सकता है, या हिमनद के द्वारा हो सकता है, जो चीजें बदलती रहती हैं। जैसे एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या भैया? तो ज्वालामुखी क्या भैया? भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है, ध्यान रखना। तो एक शब्द आता है क्रेटर, पूछा जाता है पेपर में, क्रेटर क्या होता है, ध्यान रखना। तो ज्वालामुखी के मुख को, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। माउथ ऑफ वोल्केनो इज नोन एज क्रेटर। तो क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी के मुख को जो है भैया क्रेटर कहते हैं, ध्यान रखना। ज्वालामुखी विस्फोट में अत्यधिक मात्रा में गैस व राख बहुत ज्यादा चीजें निकलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान अगर निकलती है तो वो निकलती है जलवाष्प। क्या? जलवाष्प सबसे ज्यादा मात्रा में निकलती है, ध्यान रखना भी है। ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान रखना। ऐसे ही आता है भूकंप। तो भूकंप जो आता है, तो भूकंप की तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें। कितने प्रकार की होती है? पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें। पी तरंगों को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। पी तरंगों को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एस तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एल तरंगों को क्या कहते हैं? पृष्ठीय तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? पृष्ठीय तरंग कहते हैं। इन बातों को ध्यान रखना। पढ़ाने के लिए भूकंप के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जितना आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही पढ़ोगे तो पेपर आपका बढ़िया तरीके से पास भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना भैया। तो पी तरंगों में हमने कहा, ध्यान रखना भैया, इनको हम लोग पी तरंगे, ध्यान रखना भैया। अगर हम बात करेंगे भैया पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, तो सर्वाधिक गति वाली तरंगे कौन सी हो जाएंगी? ध्यान रखना भैया। तो सर्वाधिक गति कौन सी हो जाएंगी? पी तरंगे हो जाएंगी, ध्यान रखना भैया। तीनों माध्यम में चलती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलने वाली तरंग कौन सी हो जाएंगी? पी तरंगे हो जाएंगी, ध्यान रखना भैया। और एस तरंगों के बारे में बात करेंगे, इनको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ध्यान रखना भैया। ये द्रव माध्यम में गायब हो जाती हैं, द्रव माध्यम में गायब हो जाती हैं। और एल तरंगों में अगर बात करेंगे तो केवल धरातल पर चलती हैं। कहां चलती हैं भैया? तो केवल धरातल पर चलती हैं। इस बात को ध्यान रखना भैया। बात क्लियर है? अच्छी बात है, बात क्लियर है, अच्छी बात है, ध्यान रखना भैया। ठीक है, चलिए। भूकंप को मापने का एक पैमाना होता है जिस पैमाने को हम कहते हैं रिक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप को मापने का पैमाना क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है। इस बात को ध्यान रखना भैया। रिक्टर स्केल पर 5.0 के बाद ध्यान रखना भैया, बिल्डिंग जो होती है, ध्यान रखना, वो बिल्डिंग गिरने लग जाती हैं। बिल्डिंग गिरने लग जाती हैं। सवाल पूछा गया सीटेट के पेपर में, कितने रिक्टर स्केल पर भूकंप से बिल्डिंग गिरने लग जाती है? तो 5.0 रिक्टर स्केल से भूकंप की तरंगें क्या हो जाती हैं भैया? गिरने लग जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को समझ लेना। बात क्लियर है? बात क्लियर है, बताइए।
यहां सर ये बात एकदम से यहां पर क्लियर है। एक एक आपके कमेंट को मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूं। यहां पर एक बात क्लियर है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलें। अच्छी बात है। कुछ और पॉइंट अगर इससे बन जाते हैं, जैसे आपके पेपर में, जैसे यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट इससे रिलेटेड लिख दे रहा हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान होती है जिसको सीस्मोलॉजी कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, सीस्मोलॉजी क्या हो जाती है, तो सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी हिंदी में भी इसको ऐसे लिखते हैं सीस्मोलॉजी। तो सीस्मोलॉजी क्या होती है, इसको ब्रह्मांड, इसको भूकंप विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं सीस्मोलॉजी को, इसको भूकंप विज्ञान कहते हैं, ध्यान रखना। तो सीस्मोलॉजी क्या हो जाएगी, ध्यान रखना भैया, भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान को हम क्या कहते हैं, सीस्मोलॉजी कहते हैं। पहली बात ध्यान रखना भैया। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कराने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो भूकंप का अध्ययन कराने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं भैया, सीस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ, GRAPH, सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ, तो सीस्मोग्राफ क्या होता है, ध्यान रखना भैया। तो सीस्मोग्राफ हम किसको कहेंगे, ध्यान रखना, जो भूकंप का अध्ययन कराने वाला जो यंत्र है। तो सीस्मोलॉजी और सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप का अध्ययन कराने वाला यंत्र होता है, ध्यान रखना भैया। भूकंप का अध्ययन कराने वाला जो विज्ञान है, तो भूकंप का अध्ययन कराने वाला विज्ञान सीस्मोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना। और भूकंप का मापन करने वाला, भूकंप का जो अध्ययन कराने वाला है, उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना भैया, उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना भैया। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, बहुत अच्छी बात, ध्यान रखना भैया। दूसरी बात ध्यान रखना भैया, धरती पर वह बिंदु जहां भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, ध्यान रखना भैया, जहां भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, ध्यान रखना भैया, इसको हम क्या कहते हैं, भूकंप का केंद्र कहते हैं। तो भूकंप का केंद्र किसे कहते हैं, आगे लिखा होगा वैसे, हाँ आगे लिखा है, ध्यान रखना भैया। यहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में बता दे रहे। तो वह स्थान, जैसे भूकंप का केंद्र किसे कहते हैं, ध्यान रखना, तो उसको हम कहते हैं, ध्यान रखना, उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र क्या होता है, ध्यान रखना भैया, तो वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहते हैं, ध्यान रखना। इसको हम क्या कहते हैं, सीस्मिक फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीस्मिक फोकस कहते हैं। सीस्मिक फोकस यानी वह केंद्र जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना भैया, वह केंद्र जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसे हम लोग अपकेंद्र के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग हाइपो सेंटर भी कहते हैं। इसे उद्गम केंद्र को हम किसके नाम से जानते हैं, इसी को ध्यान रखना भी हम लोग अपकेंद्र के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ध्यान रखना हाइपो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको हम लोग हाइपो सेंटर कहते हैं। इस बात को मेरे विद्यार्थियों याद रखना भी, इसको हाइपो सेंटर कहते हैं, इसी को हम लोग अपकेंद्र कहते हैं। इन बातों को नोट कर लीजिएगा, इन बातों को समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छी बात ध्यान रखना भैया, अच्छी बात ध्यान रखना भैया। दूसरी बात, वह स्थान जहां पर भूकंप की तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी सेंटर। तो एपी सेंटर क्या होता है, ध्यान रखना भैया, वह स्थान जहां भूकंप की तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, सबसे पहले महसूस किया जाता है। तो सबसे पहले महसूस किया जाता है, तो वह स्थान जहां पर भूकंप की तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, उस स्थान को, उस जगह को हम क्या कहेंगे, उस जगह को हम लोग एपी सेंटर कहेंगे। ध्यान रखना, हिंदी में उस जगह को हम लोग अधिकेंद्र कहेंगे। हिंदी में उस जगह को क्या कहेंगे, ध्यान रखना, अधिकेंद्र कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को समझ लीजिएगा। बात क्लियर भैया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत ही शानदार बात। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, अपकेंद्र कह देंगे, ध्यान रखना भैया। और इसी को हम क्या कह देंगे, भूकंप मूल भी कह देते हो। इसी को हम क्या कहते हो, अपकेंद्र कह देते हो। इसी को आप क्या कह दोगे भैया, भूकंप मूल कह दोगे, भूकंप मूल कह दोगे, ठीक है। तीनों चीजें समझ में आ गई।
अधिकेंद्र से सवाल पूछा जाता है भैया कि अधिकेंद्र क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। ध्यान रखना, तो वह स्थान जहां भूकंप की तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है वह स्थान क्या कहलाता है, ध्यान रखना भैया। तो वह स्थान अधिकेंद्र कहलाएगा, वह स्थान एपिसेंटर कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना भैया। बात क्लियर है, अच्छी बात ध्यान रखना भैया। दूसरी बात हमने कहा ध्यान रखना भैया, दूसरी बात ध्यान रखना भैया, हमने कहा भैया कि उद्गम केंद्र क्या होता है, वह स्थान जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है और वह स्थान उद्गम केंद्र कहलाता है, सीस्मिक फोकस कहलाता है। इसको अपकेंद्र भी कहते हैं, इसको भूकंप मूल भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना भैया। बात क्लियर भैया। भूकंप जब उत्पन्न होता है तो भूकंप उत्पन्न होने की जो घटना है, भूकंप का जो अध्ययन कराने वाली जो विज्ञान है उसको हम लोग सीस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का अध्ययन कराने वाला जो यंत्र है वो सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप जब उत्पन्न होता है तो 3 प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है। पी तरंगे जो प्राथमिक वेव्स हैं, ध्यान रखना, प्राइमरी वेव्स हैं, उनको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं भैया, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ध्यान रखना भैया, ये तरंगे तीनों माध्यम में गमन करती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से गमन करती हैं। ध्यान रखना भैया, इनकी गति कैसी होती है, सर्वाधिक गति होती है। ध्यान रखना भैया, ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये पॉइंट और नोट कर लीजिए इसी में, पी तरंगों में, कि ये ध्वनि तरंगों के समान होती है भैया। ये ध्वनि तरंगों के, ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। तो ये कैसी होती है, ध्यान रखना भी, ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगें कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें ध्यान रखना भी, ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, तीनों माध्यम में गमन करती हैं। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। एस तरंगों के वाले हमने कहा भैया कि भैया ये अनुपस्थित तरंग होती है, द्रव माध्यम में जाने पर ये लोग समाप्त हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, ध्यान रखना। ये केवल, या तो ऐसा आप कह लो कि द्रव माध्यम में ये लोग विलुप्त हो जाती हैं द्रव माध्यम में, या आप ये बात लिख सकते हो भैया कि ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं, या ये बात लिख लो कि केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं, केवल ठोस माध्यम में चलती है। ध्यान रखना, जैसे ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ऐसे हम कह सकते हैं एस तरंगों को भैया कि ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। किसके समान होती है भैया, तो नोट कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा भैया कि ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। एस तरंगों के बारे में बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। अच्छी बात भैया, ठीक। दूसरी बात ध्यान रखना भैया, दूसरी बात ध्यान रखना भैया, हमने कहा भैया ध्यान रखना भैया, एस तरंगे का उत्पन्न होंगी, तो एस तरंगे पी तरंगों के बाद उत्पन्न होंगी। कैसे होंगी भैया, पी तरंगों के बाद उत्पन्न होंगी। इस बात को ध्यान रखना भैया। एस तरंगे कब होंगी भैया, एस तरंगे, तो बात सही है भैया, एस तरंगे क्या, ये पी तरंगों के बाद उत्पन्न होती है। नोट कर लीजिएगा भैया कि ये पी तरंगों के बाद उत्पन्न होती है, ये पी तरंगों, ये पी तरंगों के बाद उत्पन्न होती है, के बाद उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती हैं, होती हैं। तो ये पी तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखना भैया। एल तरंगों को पृष्ठीय तरंग कहते हैं, या इनको भैया धरातलीय तरंग कहते हैं। इनको क्या कहते हो भैया, इनको धरातलीय तरंग कहते हो, इनको धरातलीय तरंग कहते हो। ध्यान रखना भैया, ये केवल धरातल पर गमन करती है। ध्यान रखना भैया, सर्वाधिक विनाशकारी होती है। कैसी होती है भैया, सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इस बात को ध्यान रखना, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, ठीक है। तो इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास करिए। तो जितना भी आपको विश्वकोश से ज्ञात करने लायक चीजें हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ध्यान रखना, यहाँ पे आई थिंक आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना भैया, ऐसे ही ज्वालामुखी से संबंधित जो चीज है वो मैंने आपको बता दी भैया कि ज्वालामुखी के मुख को हम लोग क्या कहते हो भैया, क्रेटर कहते हो। ध्यान रखना भैया, ज्वालामुखी विस्फोट के समय सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है। ध्यान रखना भैया, है ना, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक भैया। सर अक्सर सुनते हैं भूकंप इतने किलोमीटर नीचे था, कैसे? हाँ, तो भूकंप इतने नीचे था कैसे, यही तो पता चलता है भैया, यही तो उसका भूकंप मूल होता है। जैसे आपने कहा कि भैया कि वह स्थान, जैसे हमने कहा कि भैया उद्गम केंद्र है, तो यही तो वो उद्गम केंद्र होगा। भूकंप का एक्चुअल मूल क्या था, तो भूकंप का एक्चुअल मूल ये था, धरती से इतने किलोमीटर नीचे वहां पे भूकंप पैदा हुआ। भूकंप पैदा होने के जिम्मेदार कारण कौन है भैया, ज्वालामुखी विस्फोट जो है कि भैया प्लेटों की गति, इसके कारण। अधिकेंद्र वह स्थान होता है जहां पे भूकंप की तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, बाकी उसके बाद भूकंप की तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती रहती हैं। यहाँ पे लिखा भूकंप की तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना भैया। बात क्लियर है, अच्छी बात भैया। तो यहां पे लिख रहा है भैया कि इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने से पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी पर होता है, ये भैया बाद में भूकंप भी कहलाता है। उद्गम केंद्र होता है, हमने आपको बता दिया, अधिगम केंद्र से कंपन बाहर की होता है। इस बात को ध्यान रखना। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है,
अधिकेंद्र क्या भाई, वह स्थान जहां भूकंप की तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाएगा। तो भाई जब इस जगह पे सबसे पहले महसूस किया जाएगा, ध्यान रखना भैया, तो ये तो इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी ना कि जहां पे सबसे पहले महसूस किया जाएगा वही सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जैक्ट लाइन सीटेट के पेपर में पूछी गई है, एग्जैक्ट लाइन सीटेट एसएसटी के पेपर में पूछी गई है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को आप यहां पे समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, और वो हमने आपको बता दी। जैसे भुज एक जगह है गुजरात में, भुज कहां पर है, भुज एक जगह है गुजरात में, तो गुजरात में भुज में ध्यान रखना भी है 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल के 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। कितना आया था भैया, 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था, और इससे स्कूलों की इमारतें गिरने से 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका थी। इतने लोगों की मर गई और बहुत ज्यादा और नुकसान हुआ, ध्यान रखना भैया, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अच्छी बात है। दूसरी बात, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसको भूकंप लेख या सीस्मोग्राफ कहते हैं। अभी हमने आपको बता दिया इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान रखना भैया सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, ये क्या भी स्केल हो जाएगा, पैमाना हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। तो कितने स्केल के भूकंप पैमाने पर जो आता है भूकंप, उसको हम लोग न के बराबर मानते हैं, तो 2.0 है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 से होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। हमें मुद्दे की बात यह है कि 6.0 पे क्या होती है, बिल्डिंग्स गिरने लग जाती हैं। क्या हो जाती है, बिल्डिंग गिरने लग जाती है, बिल्डिंग गिरने लग जाती है, गिरने लग जाती है, बिल्डिंग गिरने लग जाती हैं, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, अब भूकंप का जब आता है तो उससे पहले हम लोगों को पता क्यों नहीं चलता है, मनुष्यों को पता क्यों नहीं चलता है, कुछ खास उसकी मशीनों से पता क्यों लगाया जाता है, क्योंकि भूकंप की जो आने की जो तीव्रता है, जो उसकी जो जिसको हम गतिविधि में कुछ नापते हैं, कुछ उसका जो कंपन है वो हर्ट्ज वर्ड्स में कुछ कम होता है, जो मनुष्य महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ जैसे जानवर हैं, जानवरों में उसको पहचान लेते हैं। तालाब में मछलियों की उत्तेजना है, सांपों का धरातल पर आ जाना है, क्योंकि वो लोग ऐसा पहले से महसूस कर लेते हैं, वो लोग ऐसा पहले से महसूस कर लेते हैं। भूकंप से बचने की क्या दौरान है भैया, तो भूकंप में ध्यान रखना भैया, कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां पर आपके ऊपर कुछ ना गिरे, टेबल वेबल के नीचे शरण ले सकते हो, और घर के अंदर हो तो आग वाले स्थानों से दूर रहो, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण, तस्वीर फ्रेम से दूर रहो, वो गिर करके आपको चोट पहुंचा सकती हैं। अपने दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं, आपदा का सामना विश्वास से करें, एक पॉजिटिव वे में जाकर के करें, इस बात को ध्यान रखना। तो ये चीज हमने आपको बता दी। अच्छा, पृथ्वी पर इसी से परिवर्तन हो जाता है, भूकंप आदि से परिवर्तन होता रहता है, ध्यान रखना भैया। अब दूसरी बात समझना, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, एनसीईआरटी में लिखा है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। जलप्रपात यानी वाटरफॉल, जो ऊपर से गिरता है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में, वेनेजुएला देश आपने सुना होगा, जहां के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, जिनको भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किडनैप करवा लिया था, तो ये वहीं के वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। वहां का एक एंजल जलप्रपात है। तो इंपोर्टेंट बात क्या ध्यान रखना कि एंजल जलप्रपात क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, ध्यान रखना भैया। और अन्य जलप्रपात उत्तर अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। तो 3 पॉइंट पेपर में पूछे जा सकते हैं आपके, वही दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वेनेजुएला में स्थित है, ध्यान रखना भैया। दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, इस बात को ध्यान रखना, जिसको हम लोग एंजल जलप्रपात कहते हैं। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है, जिसको हम लोग नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है, जिसको हम लोग विक्टोरिया जलप्रपात कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है, अच्छी बात है भैया। चलिए अब ध्यान रखना भैया, बहुत ज्यादा क्या बन जाती है, कुछ सिंपल सी भाषा में समझिए, कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, कुछ क्या बनती है, टोपोग्राफीज बनती है, स्थलाकृतियां बनती हैं। कैसे कैसे बनती हैं, थोड़ा उनके बारे में बस हम समझ लेते हैं। जैसे जब नदी जब बहती है, ध्यान रखना भैया, नदी जब बहती है, सिंपल सी बात समझना, ध्यान रखना
कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी जब मैदानों में बहेगी तो इस तरीके से बहती है, आपने देखा होगा। इसी को हम कहते हैं विसर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम लोग विसर्पण कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टॉर्टस। इसी को सांप के आकार की गति कहते हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है और इसके कारण विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। जैसे ये हिस्सा है, ध्यान रखना भैया, अब ये हिस्सा कट करके इस तरीके से अलग हो गया, यहाँ पे पानी अपना भरा रह गया, नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, ध्यान रखना भैया। और ये इससे क्या हो जाती है, एक अलग झील बन जाती है जिसको हम लोग ऑक्सबोले के, इसको हम लोग चापाकार झील कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इसी को हम लोग चापाकार झील कहते हैं या इसी को हम लोग ऑक्सबोलेक झील कहते हैं। तो पहला पॉइंट, ऑक्सबोलेक झील या चापाकार झील जो है किसके कारण होती है, तो नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति, ध्यान रखना भी है, ठीक है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जहां पर बन जाते हैं बाढ़कृत मैदान। क्या बन जाते हैं भैया? बाढ़कृत मैदान बन जाते हैं। तो बाढ़कृत मैदान किससे बनते हैं भैया? तो बाढ़कृत मैदान भी नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हो जाएगी, ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, ध्यान रखना भैया। दूसरी बात ध्यान रखना भैया, जब नदी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, ध्यान रखना भैया, जिनको हम लोग वितरका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरका कहते हैं, ध्यान रखना भैया, ठीक है, अच्छी बात है। और जब नदी महासागर में गिरने से पहले मुहानों पे अवसादों का संग्रह कर लेती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। बस इतनी सी बात समझ जाइए। थ्योरी को पूरा पढ़ लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिली जाएगी, ठीक है। बहुत जानने वाली, बहुत समझने वाली चीज क्या है, वैसे वितरका क्या होती है, तो वितरका क्या, ध्यान रखना, यहां पे लिखा है ना वितरका, जैसे नदी जब कई धाराओं में बट जाती है सागर में गिरने से पहले, तो वितरका क्या होती है, ध्यान रखना, तो वितरका होती है भैया कि सागर में गिरने से पहले, सागर में गिरने से पहले, तो सागर में गिरने से पहले नदी, सागर में गिरने से पहले नदी जब कई धाराओं में बट जाती है, नदी जब कई धाराओं में बट जाती है, कई धाराओं में बट जाती है, तो उसे वितरका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वितरका कहते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं, ध्यान रखना, डेल्टा किसे कहते हैं, ध्यान रखना भैया, तो डेल्टा का सिंपल सी बात क्या भैया, नदी सागर में गिरने से पहले, नदी सागर में गिरने से पहले, गिरने से पहले, तो नदी सागर में गिरने से पहले अपने साथ, अपने साथ, अपने साथ बहाकर लाए गए, अपने साथ बहाकर लाए अवसादों को, अपने साथ बहाकर लाए अवसादों को तट पर छोड़ देती है, तट पर छोड़ देती है, तट पर छोड़ देती है, और कई धाराओं में बट करके, और कई धाराओं में बट करके, कई धाराओं में बटकर सागर या खाड़ी में गिर जाती है, सागर या खाड़ी में गिर जाती है, सागर या खाड़ी में गिर जाती है, ऐसे लिख लीजिएगा, सागर या खाड़ी में गिर जाती है। इस स्थलाकृति को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इस स्थलाकृति को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, ध्यान रखना भैया। वितरिका किसको कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना भैया। बात क्लियर है, अच्छी बात है। नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। तटबंध किसको कहते हैं भैया? तो तटबंध क्या भैया? नदी के जो उत्थित तट है, नदी के जो तट ऊपर उठे हुए हैं, उनको हम लोग तटबंध कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना भैया। बात क्लियर, समझ में आ गया भैया। बाढ़कृत मैदान किसको कहते हैं भैया? नदी जब अपने साथ बहा करके लाए गए अवसाद है, उपजाऊ मिट्टी है, छोड़ देती है, मैदान बना देती है, उसको बाढ़कृत मैदान कहते हैं। बात क्लियर है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स आपके पेपर में बन जाते हैं, ये छोटे छोटे टर्म्स से आपको समझने चाहिए। उसके अलावा ऐसी नदी के अलावा कुछ समुद्रों के द्वारा स्थलाकृति बन जाती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये समुद्री गुफा लिखी हुई है। समुद्री गुफा क्या है भाई? जब समुद्र की तरंगें बार बार किसी चट्टान से टकराती है, किसी सेल से टकराती हैं, तो उसमें दरार विकसित हो जाती है, ध्यान रखना भैया। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। सीधा डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा, समुद्री गुफा किसको कहते हैं, ध्यान रखना भैया। तो समुद्री तरंगें चट्टानों से टकराती हैं, समुद्री तरंगें चट्टानों से टकराती हैं, ध्यान रखना, और उन्हीं टकरानों से समय के साथ एक बड़ी और चौड़ी हो जाती है, समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है। केवल छत का मतलब क्या है? आर पार हो जाती है, तो आर पार हो जाएंगी, ध्यान रखना भैया। जब ये गुफा का रूप और बड़ा हो जाएगा, आर पार हो जाएंगी, तो जिससे तटीय मेहराब बनता है। क्या बोलते हैं भैया? तटीय मेहराब।
तो नंबर दूसरी आकृति क्या हो जाएगी, तटीय मेहराब। तो तटीय मेहराब क्या हो जाएगी, जब सेल आर पार हो जाती है, ध्यान रखना, कई बार समुद्रों में आपने खड़ी देखी होगी संरचना। लगातार अपर्दन से छत को भी तोड़ देते हैं, छत भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, स्टैक कहा जाता है, ध्यान रखना भैया। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैली तटों को, जो तट होते हैं उनको समुद्री भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, तो उनको हम लोग ध्यान रखना भैया समुद्री भृगु कहते हैं। नंबर 4, समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर देती हैं, जिसको हम लोग समुद्री पुलिन कह देते हैं। क्या कहते हैं रखना, समुद्री पुलिन कहते हैं। तो 5 स्थलाकृतियां ध्यान रखना, इन 5 स्थलाकृतियों के आप नाम ध्यान रखना भैया। 5 स्थलाकृतियां कौन सी हैं, जिनमें 5 स्थलाकृतियों में नंबर 1 हो जाएगी भैया, जिसको हम कहते हैं समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। नंबर दूसरी जो होती है ध्यान रखना, जिसको हम लोग तटीय मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तटीय मेहराब कहते हैं, ध्यान रखना भैया। नंबर तीसरी जो होती है ध्यान रखना भैया, उसको हम लोग स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं, ध्यान रखना भैया। नंबर 4 होती है जिसको ध्यान रखना भैया हम लोग समुद्री भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं, ध्यान रखना भैया। नंबर 5 जो संरचना होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री पुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री पुलिन कहते हैं। तो 5 स्थलाकृतियां हैं और ये 5 स्थलाकृतियां किसके द्वारा बनती है भैया, तो 5 स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनती हैं। इन बात को ध्यान रखना, मैं 1000% इस बात को लिख करके दे रहा हूं कि आपके सीटेट के पेपर में यहां से सवाल जरूर 100% पूछा जाएगा। ध्यान रखना भैया, जरूर 100% यहां से सवाल पूछा जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा भैया। बात क्लियर है, एक एक चीज आपको बेहतर समझ में आनी चाहिए, बेहतर समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखना भैया। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत। ऐसे हिमनद के द्वारा, हिमनद यानी हिमनद क्या होता है, मैंने पिछली बार आपको बताया था, हिमनद को क्या कहते हैं भैया, हिमनद या हिमानी क्या होती है, ये बर्फ की नदियां होती हैं। क्या होती हैं, बर्फ की नदियां होती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां ठंड की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से बर्फ के रूप में जम जाती है, जिनको हिमनद या हिमानी कहते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट प्रश्न पूछा जाएगा, हिमनद या हिमानी किसको कहते हैं, तो बर्फ की जमी नदियों को कहते हैं। ध्यान रखना भैया, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अच्छी बात। दूसरी बात ध्यान रखना भैया, कुछ ये निक्षेप हिमनद या हिमोड़ कहते हैं। हिमनद या हिमोड़, एक और शब्द आते हैं हिमोड़, क्या होते हैं ध्यान रखना, तो जो अवसाद वगैरह वहां पर जमा हो जाते हैं उनको हिमोड़ कह देते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है सर, आप समझाते बहुत अच्छा है, सब अच्छे से समझ में आता है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। बस अच्छे से पढ़िए एकदम, बहुत इतना कठिन भी नहीं है। ठीक है भैया, ये बात हो जाएगी। पवन के कार्य क्या होते हैं ध्यान रखना, नदी इधर उधर ले जाकर के चीजों में भटकती रहती है, ध्यान रखना भैया। हवाएं आई चीजों से एकदम से, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। एक छत्रक सेल होता है, नंबर 1 क्या होता है, छत्रक सेल, ध्यान रखना। छत्रक सेल क्या होती है, ध्यान रखना, कोई चट्टान होती है, ध्यान रखना, कोई चट्टान है, ध्यान रखना। रेगिस्तान में पवन अपर्दन यानी इरोजन, अपर्दन यानी इरोजन, इरोजन एवं निक्षेपण यानी डिपोजिशन, निपेशन यानी डिपोजिशन, डिपोजिशन के प्रमुख कारक है भाई। अपर्दन करती है, कहीं जमाव करती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हो, जिन्हें छत्रक सेल कहते हैं। भाई एक चट्टान होती है, कोई भी मान लेते हैं ये चट्टान है, और इस चट्टान का अगर देखोगे तो इस चट्टान का नीचे का भाग, इस चट्टान का ये नीचे का भाग अपर्दित हो जाता है। कई बार ऐसे चित्र देखोगे अपर्दित हो जाता है, ऊपर का भाग तो सुरक्षित खड़ा रहता है, नीचे का भाग अपर्दित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, छत्रक सेल कहते हैं, इसको मशरूम रॉक कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए इस सेल के आधार संकीर्ण होते हैं एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। इंपोर्टेंट बात क्या भी ध्यान रखना कि भाई ये छत्रक सेल है, उसका आधार तो संकीर्ण होता है और उसका शीर्ष यानी ऊपर का भाग विस्तृत होता है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो छत्रक सेल पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना भैया। पवन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो अपने साथ रेत के टीलों को बहा करके लेके जाती है, और जहां कहीं भी उनको छोड़ देती है तो उस संरचना को हम लोग बालू का टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं, बालू का टिब्बा कहते हैं, ध्यान रखना भी है। ठीक है, अच्छी बात है, इनको हम क्या कहते हैं, या बालू का टिब्बा कहते हैं। जब इन बालू के मैदान को उड़ा करके कहीं दूसरी तरफ ले जाती है और कोई मैदान बनाती है, उसको लोएस का मैदान कहते हैं। चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट बात क्या है, लोएस के मैदान क्या होते हैं, ध्यान रखना, जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं। भाई हवा जब तेज चल रही है, छोटे छोटे बालू के कण अपने साथ और बहा करके लेकर क्या हो भैया, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोएस के मैदान कहते हैं। सबसे ज्यादा लोएस के मैदान कहां पर हो जाएंगे, तो चाइना में सबसे ज्यादा लोएस के मैदान हो जाएंगे। चाइना में क्या हो जाएंगे, तो चाइना में सबसे ज्यादा क्या हो जाते हैं भैया, लोएस के मैदान हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए
सर की क्लास कम से कम 5 बार देखो भाई। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, अभी एक क्लास से अब आप सोच के देखिए, इतने महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई। छत्रक शैल मैंने आपको बता दिया, शीर्ष संकीर्ण, शीर्ष विस्तृत होता है, आधार संकीर्ण होता है, बालू का टिब्बा बता दिया, लोएस के बारे में बता दिया, विशाल लोएस के निक्षेप चाइना में पाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, हिमनद हिमानी हिमोर क्या होता है वो बता दिया, समुद्री पुलिन, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैग, समुद्री भृगु, है ना, ये सारी सारी इनसे जुड़ी चीज मैंने आपको बता दी। डेल्टा क्या होता है वो बता दिया, वितरका क्या होती है, तटबंध क्या होता है, बाढ़ग्रस्त मैदान क्या होता है ये बता दिया। उसके अलावा चाप झील क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैंने आपको जलप्रपात बता दिया, मैंने आपको जलप्रपात क्या होता है वो जलप्रपात मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है वो मैंने आपको बता दिया, एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है, कनाडा अमेरिका की सीमा पर, मैंने आपको बता दिया। विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर है, तो दक्षिण अफ्रीका वाले जो क्षेत्र है वहां पे, अफ्रीका का जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे देश, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे देश। भूकंप से संबंधित जितने पॉइंट हो सकते हैं वो सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको भूकंप से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए। कितने रिक्टर स्केल पर बिल्डिंग गिरने लग जाती है, भूकंप में भूकंप की तरंगें क्या होती हैं, उद्गम केंद्र क्या होता है जिसको हम लोग एपिक, जिसको हम लोग हाइपोसेंटर भी कहते हैं, अपकेंद्र भी कहते हैं, अधिकेंद्र को एपिसेंटर कहते हैं, ध्यान रखना। भूकंप की तरंगों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमने आपको बता दिया, पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है, उनके बारे में हमने आपको बता दिया। ज्वालामुखी के दौरान क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर गतियां आखिरकार हो कैसे रही है, ध्यान रखना भैया। प्लेटें क्या होती हैं वो बात हमने आपको यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ा दी। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक था, जो पूरा पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा से देखिएगा, बार बार देखिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीजें नहीं समझ में आएंगी। बात क्लियर है? अच्छा लगेगा बढ़िया तरीके से फॉलो करिए हमको, बेहतर तरीके से भी आप